हेलो एवरीवन, इकोनॉम फ्रीक के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो आपका करंट अफेयर का पोर्शन है वो लगभग 80% के करीब आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप जो ये इकोनॉमिक सर्वे है इसको ज़रूर रेफर करें, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो ऑथेंटिक होता है और पूरे साल का आपको डाटा मिलता है और ये मोस्ट रिलायबल सोर्स है डाटा का। आगे बढ़ने से पहले हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डिफरेंस समझ लेते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पिछले वर्ष, जैसे अभी हम जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे वो 24-25 के लिए पढ़ेंगे और जो बजट पेश किया जाएगा वो 25-26 के लिए होगा। मतलब जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये पिछले वर्ष इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, सरकार ने कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चलाई, इसके बारे में आपको जानकारी देता है। इसके विपरीत जो बजट है वो सरकार के रिसीट और एक्सपेंडिचर की प्लानिंग और गवर्नमेंट के क्या टारगेट है नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए वो आपको बजट में देखने को मिलता है। आई होप इस स्लाइड से आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली पता चल गया होगा। अब आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये दो टर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस ये जीडीपी के कंटेक्स्ट में यूज होती है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है जब हम जीडीपी को किसी बेस ईयर, मतलब किसी बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहा जाता है कांस्टेंट प्राइस। और जब हम जीडीपी को करंट ईयर, फॉर एग्जांपल अभी हमारा करंट ईयर है 24-25, तो प्रेजेंट ईयर की प्राइसेस से जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो करंट ईयर प्राइस होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके कंट्री में ये फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप मान लीजिए आपके पास 10 एप्पल का प्रोडक्शन हुआ और उसका प्राइस है पर यूनिट 200, तो आपका जीडीपी एट करंट प्राइस बन जाएगा 2000 रुपीज। और इसके विपरीत अगर हम देखें कांस्टेंट प्राइस पे आपका प्रोडक्शन वही रहा 10 यूनिट और पर यूनिट प्राइस आपका 100 रुपए है, तो आपका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बन जाएगा 1000 रुपए। आई होप इस स्लाइड से आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इकोनॉमिक सर्वे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमी ने किस तरह से परफॉर्म किया। तो वर्ल्ड इकोनॉमी की परफॉर्मेंस जानने के लिए हम 3 एजेंसी द्वारा दी गई ग्रोथ को देखेंगे, जिसमें पहली है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर हमारे पास आता है IMF। फिर हमारे पास आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। IMF पब्लिश करता है रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और OECD पब्लिश करता है रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक। तो जो इनकी ये पब्लिकेशन है इनका नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए जो ये सबसे पहले हम देखेंगे OECD ने वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे प्रेडिक्ट किया है। 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रही है 3.3%, 24 में ये हो गई 3.2% और 25 के लिए ये ग्रोथ होगी 3.3%। इस स्लाइड में आपके लिए OECD के द्वारा जो वेरियस इकोनॉमी है वर्ल्ड की उसकी ग्रोथ आपके लिए दी गई है, जिसमें इंडिया की ग्रोथ 2024 के लिए थी 6.8, 25 के लिए 6.9 और 26 के लिए 6.8%। और जो चाइना की ग्रोथ है 4.9, 4.7 एंड 4.4 इन
2026। इसी तरह आपको वेरियस इकोनॉमी की ग्रोथ यहाँ से देखनी है। ये जाहिर है याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे इसको तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार एचएस के एग्जाम में आपसे चाइना की ग्रोथ पूछ ली थी, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल ना कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ ने जो ग्लोबल आउटपुट है उसकी ग्रोथ के बारे में क्या बोला है। तो आईएमएफ ने 2023 के लिए ग्लोबल आउटपुट की ग्रोथ बताई है 3.3% और 23-24 के लिए 3.2%। और आईएमएफ ने चेंज क्या किया है कि 2029 तक ग्रोथ प्रेडिक्ट की है और जो ग्रोथ है वो कम होने की संभावना है, जो कि आईएमएफ ने बताई है 3.1%। देखिए ये ग्रोथ कम प्रेडिक्ट करने का आईएमएफ ने रीजन क्या दिया है कि जो वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें जो टैरिफ है वो बहुत सारी कंट्री एक दूसरे पे लगा रही है, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल आउटपुट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और हमारा जो ग्रोथ है वो नीचे आ जाएगा। आईएमएफ की प्रेडिक्शन इंडिया के लिए क्या रही। 24 में इंडिया के लिए आईएमएफ ने प्रेडिक्ट की है 7% की ग्रोथ और 25 के लिए 6.5% की ग्रोथ। अब हम वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ की बात करते हैं। देखिए इंडिया की ग्रोथ वही है 6 से 7% के बीच, और इसमें आपको वेरियस इकोनॉमी की भी ग्रोथ प्रिडिक्ट करके दी है। तो आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको रफ सा आइडिया रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी फिगरें आपके लिए दी जाती है। सभी फिगरों को आपको याद रखना पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको अगर रफ आइडिया भी होगा तो आप ऑप्शन देख के एक्सक्लूजन मेथड यूज करके सही आंसर टिक कर सकते हैं। और ये आपके जो जनरल नॉलेज के लिए भी, अगर मान लीजिए आपको कहीं डिस्कशन करना है तो उसके लिए भी जरूरी है। अगर हम बात करें कि पूरे विश्व की 10 सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूएसए, जिसकी जीडीपी है 29.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर और इसकी ग्रोथ है 2.8। और जीडीपी पर कैपिटा देखिए कितनी जबरदस्त है, 86,000 यूएस डॉलर, और शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी है 14.99। तो ये जो कॉलम है इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। देखिए जो यूएसए का शेयर है ये यहाँ पर है 14.99 और चाइना का ज्यादा है, लेकिन जो ये शेयर आपके लिए दिया गया है ये दिया है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, और जो ये बाकी डाटा दिया गया है ये दिया है आपके लिए जीडीपी के हिसाब से। तो जो इंडिया है, इंडिया का नंबर जीडीपी के हिसाब से है 5वां, और हमारी जो इकोनॉमी है वो है 3.59 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि हम 5 ट्रिलियन बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए जो इंडिया और चाइना है या फिर इंडिया या यूएसए की बात जो हम करते हैं, हमारे बीच कितना गैप है, हमें अपनी इकोनॉमी पे कितने काम करने की जरूरत है। तो इसमें आपको पहली 10 इकोनॉमी, आपको जो ये क्रोनोलॉजी या फिर ऑर्डर में करने को भी आ सकता है, तो इस स्लाइड को आप बहुत ध्यान से देखिए। अभी तक हमने ग्लोबल आउटपुट या ग्लोबल इकोनॉमी की बात की, जिसमें हमने देखा कि ग्लोबल आउटपुट ऑन एन एवरेज 3% से ग्रो कर रहा है, और जो इंडिया की ग्रोथ है वो 6 से 7% है, चाइना की 4 से 5% है, यूएसए की लगभग 2% है, और जो आईएमएफ है वो 2029 तक स्लो डाउन को प्रेडिक्ट कर रहा है। अब हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी की। इंडिया की इकोनॉमी करंट और कांस्टेंट प्राइस पे आपको इस स्लाइड में दी गई है, और जो कांस्टेंट प्राइस पे है वो इंडिया की जीडीपी है 1,84,88,381 रुपये। इसको हम अगर इजीली याद रखने की ट्राई करते हैं तो ये होगा 184 लाख
करोड़ रुपए। ये करोड़ में आपके लिए फिगर्स है, रुपीज इन करोड़। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो इंडिया का जीडीपी है 324 लाख करोड़ रुपए। अगर हम उससे पिछले साल की मतलब 23-24 की बात करें तो इंडिया का जीडीपी है 173 लाख करोड़, जो कि 24-25 में बढ़कर हो गया 184 लाख करोड़। और अगर हम करंट प्राइस पे बात करें तो पिछली साल इंडिया का जीडीपी था 295 लाख करोड़, जो कि 24-25 में हो गया 324 लाख करोड़। अब आपको ये भी जानने में इंटरेस्ट होगा कि ये इसका ग्रोथ कितना है, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये जो 324 लाख करोड़ है या फिर 184 लाख करोड़ है, इनकी ग्रोथ क्या है? अगर हम करंट प्राइस पे बात करें तो पिछले साल की कंपैरिजन में हमारा 24-25 में इंडिया ने ग्रो किया है 6.4% पे। किस पे? कांस्टेंट प्राइस पे। और करंट प्राइस पे हमारी ग्रोथ है 9.7। जो इम्पोर्टेंट है वो कांस्टेंट प्राइस पे आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो इन्फ्लेशन से नहीं मापी जाती, बल्कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो ग्रोथ हम उसे कहते हैं। तो पिछले साल में हमारी ग्रोथ थी 8.2, तो देखिए जो ये ग्रोथ है हमारी थोड़ी कम हो गई है 6.4 के पास। अब जो इकोनॉमी है उसको हम वेरियस क्लासिफिकेशन है इकोनॉमी के, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं इकोनॉमी को: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन हम बांटते हैं इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में। तो हमारा जो यहाँ पे मेन कंसर्न है वो है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे हम जो नेचर से हमें डायरेक्ट गुड्स मिलती है, गुड्स या सर्विसेज मिलती है, उनको हम कैलकुलेट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से। अब जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें जो हमें प्राइमरी सेक्टर में गुड्स सर्विसेज मिल गई उनकी प्रोसेसिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर में। और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए जो सर्विसेज यूज होती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो वो टर्शरी सेक्टर में देखी जाती है। हम डिटेल में आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी क्या होता है। हमने डिस्कस किया कि इंडिया की इकोनॉमी ने ग्रो किया 6.4% पे। अब ये 6.4% की ग्रोथ कैसे बनी है? तो ये ग्रोथ बनी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ से। तो प्राइमरी सेक्टर ने 24-25 में ग्रो किया है 3.6 से, सेकेंडरी ने 6.5 से और टर्शरी ने 7.2 से। तो सबसे ज्यादा ग्रो किसने किया है? टर्शरी सेक्टर ने। देखिए यहाँ ईयर में आपके पास AE लिखा है, इसका मतलब होता है एडवांस एस्टिमेट। अभी देखिए आपका मार्च चला है और आपने 24-25 फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट रिलीज कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एस्टिमेट है ये प्रोविजनल एस्टिमेट है। एडवांस का मतलब होता है प्रोविजनल, ये अगली साल फिर से चेंज होंगे, लेकिन इस साल जितने भी आपके एग्जाम होंगे उसमें यही ग्रोथ आपसे पूछी जाएगी। अब जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि जो नेचर से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको हम प्राइमरी में कंसीडर करते हैं। तो प्राइमरी के सब सेक्टर है एग्रीकल्चर, जिसमें क्रॉप और लाइव स्टॉक सेक्टर आता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग जैसे कोल माइनिंग, आयरन सेक्टर, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग सेक्टर एंड फिशिंग सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज को शामिल करते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट को शामिल किया जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रियल एस्टेट, कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो वो आता है कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज में। तो अभी तक हमने देखा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ।
तो अगर हम उसके भी सब सेक्टर की ग्रोथ जानना चाहें तो आपके स्लाइड में आपको बिल्कुल क्लियर दिया है। देखिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ने ग्रो किया है 3.8% से, माइनिंग एंड क्वेरिंग ने ग्रो किया है 2.9 से। अब आपको बताना है कि प्राइमरी ने कितना परसेंट से ग्रो किया था, 3.6 से। और फिर हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है 5.3, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई का 6.8, कंस्ट्रक्शन का 8.6। ये जो सेकंड हाईएस्ट जो ग्रोथ है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने अचीव किया है, और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ अचीव किया है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब हम इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ लगभग पढ़ चुके हैं। हमारी कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ है इंडिया की 6.4%, और प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ है 3.6%। आपको सेकेंडरी और टर्शरी की ग्रोथ कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। अब हम बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के। इस स्लाइड में आपके लिए हिमाचल के जीएसडीपी का ग्रोथ दिया गया है 1970-71 से 2023-24 तक। देखिए जो नेशनल लेवल है उसमें हम स्टडी करते हैं जीडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम जब स्टेट की बात करते हैं तब हम बात करेंगे जीएसडीपी की। ये सेम ही होता है, बस स्टेट के लिए इसमें एस जोड़ दिया जाता है। तो हिमाचल का जो जीडीपी था करंट प्राइस पे 1970-71 में, ये था 223 करोड़, जो कि 23-24 में बढ़कर हो गया 2,10,662 करोड़। क्योंकि ये करंट प्राइस पे है तो इसमें जो इन्फ्लेशन है वो भी हम कंसीडर करते हैं। अगर हम बात पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1970-71 में हमारी पर कैपिटा इनकम थी 651, और जो कि 23-24 में बढ़कर हो गई 2,34,782। इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन 23-24 तक ही दी गई है, आपको 24-25 के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। तो ये आप यहाँ पे एक ग्रोथ का पैटर्न देख लीजिए, और ये फिगर आप जितनी बार देखेंगे आपको उतनी ज्यादा ये याद होंगी। अगर हम बात करें हमारे 1950-51 से कि हिमाचल का जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का, वो किस तरह से चेंज हुआ है, तो देखिए 1950-51 में 70% लोग या फिर 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो था प्राइमरी सेक्टर का, 7.41 था सेकेंडरी सेक्टर का, 22.22% था किसका, टर्शरी सेक्टर का, जो कि टोटली चेंज हो गया है 23-24 में। 23-24 में जो प्राइमरी सेक्टर का जीवीए में कंट्रीब्यूशन है वो है 14.74%, सेकेंडरी सेक्टर का है 39.98%, और टर्शरी का है 45.28%। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शरी सेक्टर का। आपको ये बहुत ध्यान से देखना है, 45.28 और सेकेंडरी का 39.98 और प्राइमरी का 14.47। अभी तक हमने ग्लोबल इकोनॉमी का आउटलुक, इंडिया की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, हिमाचल की इकोनॉमी की ग्रोथ को पढ़ा। अब हम डिटेल में देखेंगे कि हिमाचल की इकोनॉमी ने किस तरह से परफॉर्म किया। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के सेकंड चैप्टर में दिया गया है। हिमाचल की जीडीपी की जो फिगर्स हैं वो आपको इस स्लाइड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जो स्टेट जीएसडीपी है करंट और कांस्टेंट प्राइस पे आपको इस स्लाइड में दिया गया है, और ये जो फिगर्स है ये रुपीस इन करोड़ है। और 24-25 में जो हिमाचल का जीडीपी है वो है 2,32,185 करोड़ रुपए, और जो कि पिछली साल था 2023-24 में 2,10,662
करोड़ रुपए। अगर हम कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो 24-25 में हिमाचल का जीडीपी एस्टिमेट किया गया है 1,46,553 रुपए, जो कि पिछली साल था 1,37,320 रुपए। आप ना इन जो ये फिगर्स हैं इनको एक बार पढ़ लीजिए, तो फिर आपको हल्का हल्का सा आइडिया हो जाएगा और ऑप्शन पेपर में आप इजीली करेक्ट कर पाओगे। ये जाहिर सी बात है, याद रखना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, और आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, तभी ये फिगर आपको याद रहेगी। अब हमने जीडीपी की या जीएसडीपी की एब्सोल्यूट फिगर्स पढ़ ली है, लेकिन जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 24-25 की ग्रोथ हिमाचल के लिए रही है 6.7। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो ये थी 6.4। अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो वो थी 3%। क्योंकि जो इंडिया है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, तो जो डेवलप करता है उसकी जो ग्रोथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो डेवलप कर चुका है। अगर हिमाचल की इकोनॉमी की ग्रोथ की हम बात 18-19 से करें तो 18-19 में ये थी 6.4, 19-20 में 4.1 और 20-21 जो कि कोविड का टाइम था ये कांस्टेंट प्राइस पे गिरी थी -4.4, 21-22 में 4.8, 22-23 में 6% और 23-24 में 6.6% और 24-25 में 6.7%। यही ग्रोथ अगर हम करंट प्राइस पे बात करें, जो कि हमने फिगर पढ़ी थी 2,32,185 करोड़ की, तो ये फिगर बनी है 10.2% की ग्रोथ से। पिछली साल की ग्रोथ थी 9.9, उससे पिछली साल की ग्रोथ थी 12.3, उससे पिछले साल की 12.3 और कोविड के समय करंट प्राइस पे जो स्टेट का जीडीपी है वो गिरा था -4.6 की दर से। अब हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, जो कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो इसीलिए स्टेट की पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी है। और 24-25 के लिए हिमाचल की पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट की गई है 2,57,212, जो कि पिछली साल थी 2,34,782। और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,01,62 पर कैपिटा इनकम होती है रुपीज में, और जो जीडीपी और जीएसडीपी है ये होते हैं लैक्स या फिर करोड़ में। पर कैपिटा इनकम की फिगर एब्सोल्यूट में होती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 में हिमाचल की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, और ये थी 87,721 रुपए, जो कि हो गई है 2,57,212। इसी तरह नेशनल लेवल पे पर कैपिटा इनकम थी 63,462, जो कि 24-25 एडवांस एस्टिमेट में हुई है 2,01,62। अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की पर कैपिटा इनकम की, तो आपके लिए ग्रोथ भी पर कैपिटा इनकम की बहुत ज़रूरी है। हिमाचल की पर कैपिटा इनकम ग्रो इस बार की है 24-25 में 9.6% से, और नेशनल लेवल पर ये ग्रोथ है 8.7%। ये स्लाइड हम पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन हमने ये देखा था कि 1950-51 से हिमाचल की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज हुआ है। यहाँ आपके लिए दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन, 24-25 की इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है और ये 18-19 से दी गई है। तो 24-25 में 15.2% आता है हमारा जीबीए किससे, प्राइमरी सेक्टर से, 39.5% आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर से, और 45.3% आता है हमारा टर्शरी सेक्टर से। इसका मतलब ये हुआ कि टर्शरी सेक्टर अभी भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीवीए में या जीएसबीए में। अब एक कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पे नया आया, एक जीएसबीए, एक होता है जीएसडीपी। तो जो जीएसबीए है इसमें जब हम डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं तो ये जो जीवीए की फिगर जीडीपी बन जाती है या जीएसडीपी बन जाती है। मैं एक बार फिर बताती हूँ, जब जीएसबीए में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स
नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं तो हमारी फिगर बन जाती है GSDP। अब ये फिगर्स आपको फिर से दी गई है करंट प्राइस पे। आपको ध्यान रखना है कि आपसे एग्जाम में कौन सी फिगर्स पूछी जा रही हैं। करंट प्राइस पे प्राइमरी सेक्टर का GVA है 32,868 करोड़ और मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेकेंडरी सेक्टर का हमारा है 85,706, सर्विसेज सेक्टर का है 98,245 करोड़ और GVA हमारा बना करंट प्राइस पे 2,16,819 करोड़। और मैंने पिछली स्लाइड में डिफरेंस बताया इन दोनों का। GVA में जब हम प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो हमारे पास क्या बनता है GDP। तो हमारा GDP कितना है 2,32,185 24-25 के लिए। अब अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि GSBA का स्ट्रक्चर कैसा है। अब जो ये GSBA है ये हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उसका शेयर GSBA में कितना है। इस स्लाइड में आपको ये दिया गया है और कंपैरिजन दिया है इंडिया के साथ। अगर हम हिमाचल की बात करें तो जो 14.27% है वो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी का और इस सेक्टर में हमारा 53.95% पॉपुलेशन काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 53.95% जनसंख्या सिर्फ 14% कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे GVA में। इसी तरह से प्राइमरी सेक्टर को भी हम समझते हैं कि जो 53.98 की पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रही है सिर्फ 14.74% GSBA में। तो यहाँ पे हमारे पास स्कोप है स्किल अपडेशन का, स्किल इम्प्रूवमेंट का, जिससे कि जो ये पॉपुलेशन है ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जाए और GDP को और इंक्रीज करे। तो इसी तरह से हम सेकेंडरी सेक्टर का अगर डिस्कस करें तो सेकेंडरी सेक्टर में हिमाचल में है 22% की जनसंख्या जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है 39.98% और टर्शरी सेक्टर में हमारा 24% का पॉपुलेशन एंगेज है जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है 45.28%। यहाँ पे जो डाटा है वो 23-24 के लिए आपके लिए दिया गया है क्योंकि जो ये टेबल है ये PLFS के डाटा से बना है। तो PLFS की रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है जो कि 2023-24 के लिए है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर में पॉपुलेशन एंगेज है वो है 46.31 और कंट्रीब्यूट कर रही है 20% GVA में और सेकेंडरी सेक्टर में पॉपुलेशन एंगेज है 23.9% जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है 25% और टर्शरी सेक्टर में इंडिया की पॉपुलेशन है 29.73% जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है 54%। यहाँ पे अगेन आपके लिए हिमाचल का GDP और इंडिया के GDP का कंपैरिजन दिया गया है। यहाँ पे आपके लिए करंट में फिगर्स दी गई है, ये कांस्टेंट पे फिगर है, ये करंट की ग्रोथ है और ये कांस्टेंट की ग्रोथ है। तो आप यहाँ से भी ये फिगर्स दोबारा से पढ़िए और आप याद रखिए। देखिए इंडिया की ग्रोथ कितनी थी 6.4, हिमाचल की कितनी है 6.7 और अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ है 9.7 और हिमाचल की ग्रोथ है 10.2। तो इस तरह से आप इंडिया और हिमाचल का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब जो वेरियस प्लान्स है उसमें हिमाचल और इंडिया की इकोनॉमी ने किस तरह से परफॉर्म किया ये डाटा भी आपके लिए सर्वे में दिया जाता है। फर्स्ट प्लान में हिमाचल ने ग्रो किया था 1.6% से, इंडिया ने ग्रो किया था 3.6% से। सेकंड प्लान हिमाचल का ग्रोथ था 4.4% और इंडिया का 4.1 और क्योंकि नीति आयोग के एस्टेब्लिशमेंट से जो एनुअल प्लान है उसका एरा खत्म हो गया था और एनुअल प्लान हम स्टडी करते हैं तो इसीलिए यहाँ से नीचे आपके लिए एनुअल प्लान का ग्रोथ दिया गया है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको जो इंडिया और हिमाचल का ग्रोथ है वो याद हो गया होगा। और जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि इंडिया की इकोनॉमी ने प्राइमरी सेक्टर में किस तरह से ग्रो किया, सेकेंडरी में किस तरह से ग्रो किया, टर्शरी में किस तरह से ग्रो किया, उसी तरह हिमाचल में हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में हिमाचल की इकोनॉमी का कैसा परफॉर्मेंस रहा और बाकी सभी सेक्टर का भी। तो आपके लिए यहाँ पे दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। जो हम ग्रोथ देखते हैं वो हमेशा हम कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं, और जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वो हमेशा करंट प्राइस पे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो प्राइमरी सेक्टर का हिमाचल में ग्रोथ रहा है 24-25 के लिए 3.2%। इंडिया का ये कितना था? 3.6%। और अगर हम फिगर्स में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जीवीए है 16,625 करोड़ रुपए इन 24-25। प्राइमरी सेक्टर में ये सारे सेक्टर आते हैं: क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग एंड क्वारिंग। क्रॉप का ग्रोथ रहा है 1.6, लाइव स्टॉक का 5.2, फॉरेस्ट्री का 4%, फिशिंग का 7% और माइनिंग एंड क्वारिंग का 6%। तो ये मुझे पता है ये डाटा एक बार याद करने में बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारी फिगर्स हैं, लेकिन ये आपको इस तरह से ही याद रखना पड़ेगा। आप इनिशियली नोट्स बनाइए और उनको बार बार से रिवाइज कीजिए। अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ हिमाचल में रहा है 8.1%, और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो ये 6.4% के करीब था। और एब्सोल्यूट फिगर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए है 65,134 करोड़ रुपीस। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन आता है, जिसका ग्रोथ आपको यहाँ पर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग ने ग्रो किया है 7.1% से, इलेक्ट्रिसिटी ने ग्रो किया है 11.5% से, कंस्ट्रक्शन 9.5। तो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। उसके बाद है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब इसी तरह से हम टर्शरी सेक्टर को देखेंगे। टर्शरी सेक्टर ने हिमाचल में ग्रो किया है 5.9% से, और इसका जो जीवीए इन एब्सोल्यूट फिगर है वो है 56,654 करोड़ रुपीस। और ये जो टर्शरी सेक्टर के वेरियस सेक्टर है उसकी आपको ग्रोथ दी गई है, जिसमें ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट का ग्रोथ है 8.1, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन का ग्रोथ है 9.4%, फाइनेंशियल सर्विसेज 8%, रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज का ग्रोथ है 5.4, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2.9, अदर सर्विसेज 3.8%। हमने हिमाचल का जो ग्रोथ है वो डिस्कस किया था 6.7%। तो ये जो वेरियस सेक्टर है, चाहे वो प्राइमरी के हो, सेकेंडरी के हो, टर्शरी के हो, इन सभी का ग्रोथ बना के ये 6.7 की फिगर्स बनती है। अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को एक बार फिर से, तो प्राइमरी ने ग्रो किया है 3.2 से, सेकेंडरी ने 8.1 से, टर्शरी ने 5.9 से। पिछले साल जो प्राइमरी सेक्टर है उसका ग्रोथ माइनस में था, सेकेंडरी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और टर्शरी सेक्टर ने 6% से ग्रो किया था। तो इसी के साथ जो आपका हिमाचल की इकोनॉमी है उसका जो स्टेट इकोनॉमी का पोर्शन है वो भी खत्म होता है। अभी तक हमने ग्लोबल इकोनॉमी का आउटलुक देख लिया, इंडिया की इकोनॉमी का आउटलुक देख लिया, हिमाचल की इकोनॉमी का आउटलुक देख लिया। अब आपका नेक्स्ट आता है जो स्टेट फाइनेंस है। पिछले वर्ष गवर्नमेंट ने जो जो प्लान किया था, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, उसका परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम बेसिक्स हैं कुछ, उनको जान लेते हैं। जो टोटल रिसीट्स होती है गवर्नमेंट की, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं: रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती है जिससे गवर्नमेंट को असेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल
टैक्स हो गया, इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ना कोई से असेट जनरेट हुआ। और कैपिटल रिसीट ये होती है जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, तो इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट को लाइबिलिटी आ गई क्योंकि लोन उन्हें वापस भी करना पड़ता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स की कंपोनेंट है टैक्स रेवेन्यू, जिसके कंपोनेंट फर्दर है शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट ओन टैक्सेस, जिसमें जैसे कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी हो गया, और नॉन टैक्स रेवेन्यू ग्रांट इन एड। और कैपिटल रिसीट्स के 3 कंपोनेंट है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, लोन एंड पब्लिक डेट। इसी तरह जो एक्सपेंडिचर है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो सरकार के द्वारा बार बार किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी पे, पेंशन पे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये हो गया आपका रोड पे, बिल्डिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इससे असेट एंड लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट का क्रिएशन होता है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ऑन जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, ग्रांट एंड एड। ग्रांट एंड एड फॉर एग्जांपल स्टेट लोकल बॉडीज को देती है। इकोनॉमिक सर्विस हो गई, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो उस पे जो गवर्नमेंट खर्च करेगी। सोशल सर्विसेज हो गया, जैसे कि एजुकेशन पे खर्च करेगी, हेल्थ पे खर्च करेगी। ऑन जनरल सर्विसेज पे हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका कोर्ट कचहरी हो गया, आपका सेक्रेटरेट हो गया, तो इन सब की एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी वो जनरल सर्विसेज में आएगी। तो अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट में जो फिस्कल इंडिकेटर है उनकी एब्सोल्यूट फिगर क्या थी। तो टोटल रेवेन्यू रिसीट 24-25 के लिए बजट में थी 42,153 करोड़ रुपए, और स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू था 3,641 करोड़, ग्रांट इन एड हो गया 13,287, रिकवरी ऑफ लोन्स हो गया 28, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 58,444 करोड़ रुपए, जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 46,667 करोड़ रुपए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 6,277, जिसमें से लोन डिसबर्स हो गया 28 करोड़, और इंटरेस्ट पेमेंट हो गया 6,255 करोड़। एब्सोल्यूट जो फिगर है वो चांसेस है आपसे कम पूछे, क्योंकि जो ये बजटेड फिगर है ये रिवाइज होगी जब इस बार का बजट पेश होगा। तो आपके लिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है, आपको इनकी ग्रोथ ध्यान में रखनी है, जो कि आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में दी गई है। ये देखिए, ये आपकी ग्रोथ होगी। तो जो रेवेन्यू रिसीट है वो 2023-24 से 24-25 में ग्रो किया है 4.22% से। टैक्स रेवेन्यू ने ग्रो किया है लगभग 15% से। नॉन टैक्स रेवेन्यू ने 9.5% से। देखिए जो ग्रांट इन एड है वो हिमाचल की काफ़ी कम हो रही है, और 24-25 के बजट में ग्रांट इन एड बहुत कम हुई है, जो कि -12.5 है। इंटरेस्ट पेमेंट का ग्रोथ है 10.55, टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है -1.6, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ है 1.61 से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ है -7.45। देखिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका ग्रोथ है -5.16, जो कि मेजरली कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से है। कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट एज परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट। देखिए जो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू है एज परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट वो 2024-25 में था 27.4%। अगर हम शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो वो 24-25 बजटेड में है 18.3%। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें वो 6.6% है, और ग्रांट इन एड की अगर हम बात करें वो 24.1% है। तो ये जो टोटल रेवेन्यू रिसीट है ये लगभग आपका 76% बनता है, और जो कैपिटल रिसीट है वो लगभग 24% है। तो आप
इसका ग्रोथ देख सकते हैं। जैसे स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल टैक्सेस भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि कितना टैक्स कितना स्टेट को जाएगा, या फिर जो फाइनेंस कमीशन है वो इसकी रिकमेंडेशन देता है। स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। इसमें मेजरली जो फ़ी होती है वो आती है, और जो ग्रांट इन एड है वो घटता जा रहा है। तो ये हिमाचल के लिए कंसर्न की बात है, जिसकी वजह से सरकार थोड़ी कंसर्न भी दिखाई आपको देती होगी। हमने अभी डिस्कस किया कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो टोटल रिसीट का था 6.6%। तो अगर हम नॉन टैक्स के कंपोनेंट को डिस्कस करें और उसका परसेंटेज देखें टोटल रिसीट्स के साथ, तो वो आपको इस डायग्राम में दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो है इकोनॉमिक सर्विसेज का, जो है 24-25 में 4.8%। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो ये ग्रांट एंड एड है ये लगातार गिरती जा रही है, और 22-23 में ये टोटल रिसीट का था 27.6%, 23-24 में ये 25.2% रह गया, और 24-25 बजटेड में ये और कम हो गया, क्योंकि जो सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए जो ये ग्रांट एंड एड है ये लगातार कम होती जा रही है। अब जो ये स्लाइड है इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जितने भी आपके फिस्कल इंडिकेटर है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, अगर हम उसका परसेंटेज जीएसडीपी से निकाले तो वो कितना आएगा। तो रेवेन्यू रिसीट जीएसडीपी की थी पिछली साल बजटेड में, और इस साल की जीडीपी में 18.15%, टैक्स रेवेन्यू 10.86%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.57%, ग्रांट इन एड 5.72%, टोटल एक्सपेंडिचर है 25.17%। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जीडीपी है उसका 25% गवर्नमेंट खर्च कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20%, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.7%, लोन डिसबर्स 0.01% एंड इंटरेस्ट पेमेंट 2.69%। तो ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम डिस्कस करें टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 24-25 में 79.85%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10.73%। 23-24 में ये था 74.5%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर था 11%। 22-23 में था 73.19, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 9.93। किसी भी स्टेट या फिर कंट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े, लेकिन जो हिमाचल है, हिमाचल में जो जैसे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है। तो इसीलिए जो सरकार का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजाय मेंटेनेंस में ज़्यादा होता है, तो और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अब हम कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट फॉरगोन नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट को देने ही देने पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सैलरी वेजेस हो गया, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, और ये इनका टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। तो सैलरी वेजेस एज परसेंटेज टू टोटल एक्सपेंडिचर है 29.5%, और अगर हम जीडीपी की बात करें तो वो है 7.43%। पेंशन की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर का 17.04% जाता है हमारा पेंशन में, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है 10.7%, और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें
कमिटेड एक्सपेंडिचर का हिस्सा है 57.26% और जीडीपी में है 14.41%। अगर हम सब्सिडी के परसेंटेज की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर में सब्सिडी का कंट्रीब्यूशन है 2.03। अब हम अगर स्टेट के कम्युलेटिव डेट की बात करें तो ये स्लाइड आपको एक्सप्लेन करेगी। और इंटरनल डेट 22-23 में था 55,975 करोड़ रुपए। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 2,976 और पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटी 17,700। टोटल लाइबिलिटी हमारे स्टेट की हो गई 22-23 की हम बात कर रहे हैं 76,651 रुपए। और जो ये हमारा डेट है एज परसेंटेज टू जीडीपी अगर हम देखें तो 39.9 मतलब 40% जीडीपी का हमारा टोटल लाइबिलिटी है स्टेट का, जो कि थोड़ा चिंता वाली बात है स्टेट के लिए। ये जेंडर बजट गवर्नमेंट अलग से पेश करती है। तो 24-25 में जो टोटल जेंडर बजट पर या फिर विमेन्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो था 3,064 करोड़ रुपए। इस बार के जो सर्वे है उसमें दो नए आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। तो 24-25 में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसका डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट 10,781 रुपए और रेवेन्यू डेफिसिट था 4,513 रुपए। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये होता है डिफरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट का। जो फिस्कल डेफिसिट है ये होता है कि मान लीजिए अपनी रिसीट से हम पब्लिक डेट को निकाल देते हैं तो जो डेफिसिट बचता है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट में हम जमा करेंगे रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमारा सर्वे का चौथा चैप्टर है बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। इसमें हम देखेंगे कि हिमाचल में कितने बैंक्स है, कितने रूरल एरिया में है, कितने अर्बन एरिया में है, लीड बैंक स्कीम में किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बैंक काम कर रहा है और प्रायोरिटी सेक्टर को गवर्नमेंट कितना या फिर बैंक कितना लोन दे पा रहे हैं। तो हिमाचल में जो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 3 बैंकों में डिवाइड की गई है, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक मतलब यूको बैंक और एसबीआई। पंजाब नेशनल बैंक के अंडर हमारे हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके बाद यूको बैंक बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर हमारे यूको बैंक के अंडर आते हैं और स्टेट बैंक के अंडर आते हैं चंबा और लाहौल स्पीति। यहाँ से आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा लीड बैंक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये यूको बैंक है वो हिमाचल में कन्वीनर बैंक है स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी का। पिछली बार भी डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपका जो बैंक ब्रांचेस है वो कितनी है? हमारे हिमाचल में टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस है 2,352। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। रूरल एरिया में है 1,793, अर्बन और सेमी अर्बन में है 451 और शिमला में है 108, जो कि टोटल बना 2,352 बैंक। इसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक है 354, स्टेट बैंक है 349, यूको बैंक है 181 और अदर्स जिसमें जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, वो 293 है। फिर हमारे प्राइवेट बैंक्स की अगर हम बात करें तो HDFC के टोटल ब्रांचेस है 108, ICICI का है 57, अदर स्मॉल बैंक, अदर फाइनेंस
स्मॉल फाइनेंस बैंक है 25 एंड अदर्स है 108। अब हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है 274, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फिगर है। पेमेंट्स बैंक है 13। हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक, तो कोऑपरेटिव सेक्टर में है 590 बैंक। इसके भी डिवीजन होते हैं, जैसे स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर। टोटल नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस जो कि 2023 से 24 के बीच खोली गई वो 60 है। और एटीएम की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, तो हिमाचल में टोटल एटीएम है 2120 एटीएम। अब हम जो बैंकिंग का है वो कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक्स है जो कि 431 है, और सबसे कम बैंक लाहौल स्पीति में है जो कि 26 है। और हमारे टोटल बैंक में से, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, टोटल बैंक है 2352, जिसमें से 76% है रूरल एरिया में। क्योंकि हिमाचल की 90% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, तो जाहिर सी बात है बैंक भी ज्यादा रूरल एरिया में ही होंगे। According to 2011 census, the state has an average population of 2919 पर बैंक। मतलब एक ब्रांच में हिमाचल के ऑन एन एवरेज 2919 लोगों का खाता है, जबकि नेशनल एवरेज 11000 लोगों की है। पेमेंट बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश, हमारे पास 4 पेमेंट्स बैंक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशन पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक्स एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर में प्रायोरिटी डिसाइड की गई है आरबीआई के द्वारा कि कितना लोन किस सेक्टर को देना है। तो प्रायोरिटी सेक्टर जिसमें हम एग्रीकल्चर, एमएसएमई, विमेंस, इन सब को शामिल करते हैं। तो हिमाचल का जो एवरेज है वो है, प्रायोरिटी सेक्टर को टोटल लोन में से हिमाचल के बैंक्स 59.12% लोन प्रायोरिटी सेक्टर को देते हैं, जबकि नेशनल में ये एवरेज 40% डिसाइड की गई है। एग्रीकल्चर एडवांस, इसमें हिमाचल का जो सिचुएशन वो है 16.73, मतलब जो बैंक है वो 16.73% एग्रीकल्चर या फार्मर को लोन देते हैं, और नेशनल एवरेज है 18%। इसमें जो हिमाचल है वो लैग कर रहा है, बाकी सारे इंडिकेटर है जिसमें हिमाचल आगे है। एडवांस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तो ये नेशनल एवरेज है 9%, जबकि हिमाचल इसमें है 12.07% पे। एडवांस टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो हिमाचल का 2024 में ये परसेंटेज है 16.08, और नेशनल एवरेज डिसाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा 7.5%। तो हिमाचल यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहा है। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, तो ये हिमाचल में है 17.38%, और नेशनल एवरेज है 12% का। और विमेंस को जो लोन दे रहा है हिमाचल का बैंक वो है 12.6% इन 2024, और ये नेशनल एवरेज 5% का डिसाइड हुआ है आरबीआई के द्वारा, जो कि हिमाचल में लगभग दुगने से ज्यादा है। और ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है हिमाचल का 24 में 47.16, और ये भी हिमाचल में कम है नेशनल एवरेज से। एमएसएमई ये 2024 में 46.25% है। एडवांस टू SC/ST ये 2024 में 9.79% है। एडवांस टू माइनॉरिटी ये 24 में 3.6% है। Implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Himachal Pradesh has been successful with over 18.55 lakh accounts opened by September 2024। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत हमने 18,55,000 अकाउंट ओपन किए हैं, जिसमें 16,60,000 अकाउंट रूरल एरिया।
तो इसी के साथ जो आपका इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट लेक्चर है वो समाप्त होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप यहाँ से स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम के लिंक पर जा सकते हैं और आपको इसका PDF वहीं पे मिलेगा। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हैं तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल पर जो हिमाचल प्रदेश का मंथली करंट अफेयर है, वीकली करंट अफेयर है, वो भी अपलोड किया जाता है। और इस चैनल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। तो आप फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगले जो चैप्टर है, क्योंकि सर्वे में लगभग 18 चैप्टर है, उस पे भी आपको वीडियो चाहिए, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके बाद जब हम ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, हम इस पे MCQ भी लेकर आएंगे। तो आपको क्या इसकी नीड है तो आप फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।